तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे सुल्तान की कहानी जानते हैं जिसे कई लोग दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। नाम था शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। लेकिन पता है, इनकी कहानी एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अनोखी उपाधि से शुरू होती है। गुलाम का गुलाम सुनने में कितना अजीब लगता है ना। तो आखिर इस उपाधि का मतलब क्या था? देखिए, ये कोई अपमान की बात नहीं थी, बल्कि ये तो उनकी हकीकत थी, उनकी पहचान थी। चलिए बताता हूं कैसे। मामला बड़ा सीधा सा है। इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और तो और वो ऐबक खुद गुरीद साम्राज्य के सुल्तान का गुलाम था। तो बन गया ना गुलाम का गुलाम। हैरत की बात तो ये है कि एक गुलाम का गुलाम आखिर सुल्तान बना कैसे? देखिए, इल्तुतमिश को सल्तनत विरासत में नहीं मिली थी। उसका रास्ता बनाया था संकट ने। एक ऐसे संकट ने जिसने सल्तनत को टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। हुआ ये कि ऐबक की मौत अचानक हो गई। गद्दी पर उसके बेटे आराम शाह को तो बिठा दिया, पर सल्तनत संभालना उसके बस की बात नहीं थी। सब कुछ बिखर रहा था, और दरबार के जो बड़े बड़े अमीर थे वो ये सब देखकर बहुत परेशान थे। उन्हें एक काबिल इंसान चाहिए था, तो उन्होंने न्योता भेजा ऐबक के सबसे भरोसेमंद गुलाम और दामाद इल्तुतमिश को। कहा, दिल्ली आओ और सत्ता संभालो। हाँ, तो दिल्ली की गद्दी मिल तो गई, पर गद्दी पर बैठना एक बात है और इसे बचाए रखना बिल्कुल दूसरी। इल्तुतमिश का असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत साम्राज्य बनाना था। और इल्तुतमिश ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो पूरी रफ्तार और जबरदस्त रणनीति के साथ काम पर लग गया। सबसे पहले तो उसने अपने प्रतिद्वंदी आराम शाह को रास्ते से हटाया। फिर एक एक करके अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाया। कुबाचा को मुल्तान से बाहर किया। ग्वालियर और बयाना जैसे अहम किलों पर फिर से कब्जा जमाया। रणथंभौर से लेकर कन्नौज तक उसकी हर जीत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं थी, ये भारत में एक मजबूत तुर्की साम्राज्य की नींव रख रही थी। अंदर के दुश्मन तो ठीक है काबू में आ गए थे, लेकिन सल्तनत की सरहदों पर एक ऐसा बवंडर मंडरा रहा था जो इस नई नवेली सल्तनत को नक्शे से मिटा सकता था। और ये खतरा कोई और नहीं, मंगोल थे। चंगेज खां की वो फौजें जिनका नाम सुनकर दुनिया कांप जाती थी, वो पहली बार हिंदुस्तान की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई थीं। सोचिए, ये वो चुनौती थी जिसका सामना करने की हिम्मत उस दौर में शायद ही किसी में थी। और यहीं पर इल्तुतमिश ने साबित कर दिया कि एक महान शासक का सबसे बड़ा हथियार हमेशा तलवार नहीं होता। उसने सीधी लड़ाई से बचते हुए, जो कि यकीनन तबाही लाती, अपनी जबरदस्त कूटनीति का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी दिमागी चाल थी जिसने मंगोलों के उस बवंडर का रुख ही मोड़ दिया, और इसी एक फैसले ने उसकी सल्तनत को बचा लिया और उसे एक योद्धा से कहीं ज्यादा एक महान स्टेट्समैन, एक राजनेता बना दिया। तो अब जब दुश्मन संभल गए, बाहरी खतरा भी टल गया, इल्तुतमिश ने अपना पूरा ध्यान सल्तनत को बनाने पर, उसकी नींव को मजबूत करने पर लगा दिया। अब वो सिर्फ एक विजेता नहीं, एक निर्माता, एक आर्किटेक्ट बन रहा था। और उसका सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम क्या था? उसने राजधानी को लाहौर से उठाकर दिल्ली ले आया। ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, इस एक फैसले ने दिल्ली को आने वाली सदियों के लिए हिंदुस्तान की सत्ता का केंद्र बना दिया, सल्तनत को एक स्थायी घर, एक पहचान दे दी। और पता है, इसी वजह से इतिहासकार उसे सिर्फ एक विजेता नहीं मानते, उसे कहते हैं तुर्की विजयों का वास्तविक सुदृढ़कर्ता। मतलब वो इंसान जिसने जीती हुई जमीनों को सिर्फ लूटा नहीं, बल्कि उन्हें आपस में जोड़कर एक सिस्टम बनाकर एक असली राज्य की शक्ल दी। अब देखिए, कोई भी राज्य सिर्फ किलों और राजधानियों से तो नहीं चलता। उसे चलाने के लिए एक सिस्टम, एक व्यवस्था चाहिए होती है। और इल्तुतमिश ने कुछ ऐसे प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए जो आने वाले वक्त के लिए मील का पत्थर साबित हुए। और इन सुधारों में सबसे खास थी एकता प्रणाली। अब ये क्या थी? इसको ना बड़े आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, उस जमाने में हर किसी को नकद सैलरी देना तो मुश्किल था, तो सुल्तान क्या करता था? वो अपने अधिकारियों को सैलरी के बदले जमीन का एक टुकड़ा, एक इक्ता दे देता था। अब उस अधिकारी का काम था कि वो उस इलाके को संभाले, वहां से टैक्स वसूले और एक सेना भी तैयार रखे, सब कुछ सुल्तान के नाम। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? बड़ा सीधा सा था। सुल्तान ने इक्ता दिया, अधिकारी जिसे मुक्ति कहते थे, उसने वहां से राजस्व यानी टैक्स इकट्ठा किया। उस पैसे से उसने अपनी सेना और अपने प्रशासन का पूरा खर्चा निकाला, और जो पैसा बच गया
वो सरप्लस, जिसे फवाजिल कहा जाता था, वो सीधा सुल्तान के खजाने में वापस चला जाता था। मतलब ये एक ऐसी कमाल की व्यवस्था थी जिसमें ताकत बटी हुई भी थी और कंट्रोल भी सुल्तान के हाथ में था। इतना ही नहीं, उसने सल्तनत की करेंसी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उसने 2 तरह के सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। मतलब एक स्टैंडर्ड करेंसी बना दी। इससे हुआ ये कि लेन देन और व्यापार करना बहुत आसान हो गया और अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिला। और सुनिए, इल्तुतमिश यही नहीं रुका। अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए उसने अपने 40 सबसे वफादार तुर्की अमीरों का एक ग्रुप बनाया, जिसे चालीसा या तुर्कान-ए-चहलगानी कहा गया। ये उसकी कोर टीम थी। उसने दिल्ली की शान कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया, और शायद सबसे जरूरी काम, उसने बगदाद के खलीफा से अपनी सल्तनत के लिए मान्यता हासिल की। इसका मतलब था कि अब उसकी हुकूमत को पूरी इस्लामी दुनिया में लेजिटिमेसी यानी एक तरह की आधिकारिक मंजूरी मिल गई थी। इल्तुतमिश ने अपनी पूरी जिंदगी में कई दूर की सोच वाले फैसले लिए, लेकिन उसका जो आखिरी फैसला था वो शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी था। एक ऐसा फैसला जिसने उस जमाने के सारी रीति रिवाजों को तोड़कर रख दिया। सोचिए, वो दौर जब गद्दी हमेशा पिता से बेटे को ही मिलती थी। लेकिन इल्तुतमिश को यह एहसास हो गया था कि उसके बेटे इस विशाल सल्तनत को संभालने के काबिल नहीं है, तो उसने परंपरा के खिलाफ जाने का फैसला किया। और उसने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना? अपनी काबिल, अपनी होनहार बेटी रज़िया को। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एक क्रांति थी। मर्दों के दबदबे वाली उस दुनिया में 13वीं सदी में एक महिला को सुल्तान बनाना एक ऐसा कदम था जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था।